Hello friends, welcome to OS Education YouTube channel. My name is Jay Vachani and today we are studying the chapter 2 of NCERT book, that is a biological classification. So let's start. So चैप्टर 2 इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का भूल जाओ, अब क्लासिफिकेशन से आप लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन में फोकस करो। तो जब आप क्लासिफिकेशन नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या थॉट आता है? क्लासिफिकेशन क्या है, किसको क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं? तो ये जो हम लोग अपने आसपास भी देखते हो, जो फैन है, ट्यूबलाइट है, नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर है, ठीक है। फिर लिविंग थिंग्स में जाए तो आप किसी के घर में पैट होगे तो डॉग होगा, कैट होगा, फिर बाहर जाते होगे तो एलिफेंट, वो सब आप देखते हो, वो सब नाम है, वो सब क्या है? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। वी कैटेगराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट और ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इनटू स्पेसिफिक ग्रुप टू आइडेंटिफाई इट्स कैरेक्टर, इट्स मॉर्फोलॉजी, इट्स बिहेवियर, इट्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो सब नाम उनको दिया, वो सब कैटेगराइज उसको किया, उन्हीं को हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाई वी नीड टू स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो उसके लिए उसके थोड़े फीचर्स है, उसके थोड़े कैरेक्टर है, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ज़रूरत क्या है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको अलाउ करता है किसके लिए? टू स्टडी डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी माने ये जब ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सब को हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सब ऑब्जेक्ट है, मतलब सब नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उन सबको हम एक डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी में हमको सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में ही पढ़ना है। लिविंग थिंग में क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो हम अपनी आँख से, नेकेड आँख से देख नहीं सकते। फिर एनिमल आता है, पेट्स आते हैं सब, फिर प्लांट्स आते हैं, वो सब उनको हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। तो क्या करता है? इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड और स्टडी डाइवर्सिटी बेटर, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको वो इवोल्यूशनरी स्टडी करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म कैसे बने और सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बने, उन स्टडी करने के लिए भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उनको उस स्टडी करने के लिए भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये लिख सकते हैं, इट enable us to understand how complex organism evolve from simpler ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। अब तीसरा पॉइंट ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको उस पर एक पर्टिकुलर ग्रुप का, पर्टिकुलर कैटेगरी की मॉर्फोलॉजिकल, फिर
मॉर्फोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और सब कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इट help us to understand or study morphological character, its feature and similarity of their group। मीन्स के एक ही ग्रुप में दो एनिमल है या एक ही ग्रुप में दो प्लांट है, उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, ये जानने के लिए ये इसके लिए भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं उसके हिस्ट्री के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किसने किया? कोई तो होगा साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया होगा। उनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उन्होंने करने की ट्राई की होगी। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़े बहुत उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उनको दूसरे नाम में साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन हायरार्की सीरीज। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन हायरार्की सीरीज। ठीक है, वो मेथड है ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए उनके डिफरेंट उसके हायरार्की के बेसिस पे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल रिलेशनशिप। मॉर्फोलॉजी और जियोलॉजिकल रिलेशनशिप के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन बिफोर सेंचुरी 350, ठीक है, 350 बिफोर सेंचुरी एरिस्टोटल थे। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया, क्लासिफिकेशन ट्राई करने के लिए। ये एरिस्टोटल है, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राई किया था। ये एरिस्टोटल है, उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो थे, उन्होंने उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे उसके बेसिस पर उन्होंने उसको ट्राई किया कि जब वो बाहर जाते थे या कहीं पे जाते थे, उन्होंने उसके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको कैरेक्टराइज किया। उन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब और हर्ब्स में कैटेगराइज किया। और जो एनिमल थे उनको उसके दो ग्रुप बनाए, एक जिसमें रेड ब्लड था और जिसमें रेड ब्लड्स नहीं थे। और इसी तरह उन्होंने प्लांट और एनिमल को कैटेगराइज किया, उनको डिस्टिंग्विश किया। उसके बाद कई सालों बाद इन 1753 लिनियस करके एक साइंटिस्ट आए, वो एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। दो किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, एक प्लांटी थी, इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ। पेन को, ठीक है, उन्होंने दो किंगडम दिए, एक प्लांटी दिया और दूसरा एनिमेलिया दिया। ठीक है, उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और लिनियस ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन को दिया था, इसलिए उसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं उन्हें, क्योंकि वो पहले साइंटिस्ट थे
ठीक है, जिन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, इसलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहाँ फिर उस 2 किंगडम में एक और किंगडम ऐड किया गया जिनके हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। और ये किंगडम हेकल ने इन 1866 में उन्होंने ये तीसरा किंगडम उसमें ऐड किया। ठीक है, फिर आता है 4 किंगडम। अब आप लोग सब बोल रहे होंगे कि ये 2 किंगडम ठीक है, उसके बाद 3 क्यों आया, उसके बाद 4 क्यों आया। तो उसके लिए क्या होता है, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे साइंटिस्ट का रिसर्च करने की मेथड इवॉल्व होती है, उसके हिसाब से उन लोगों को नए नए फीचर्स, नए नए कैरेक्टर्स उन लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म को हम इसमें नहीं रख सकते हैं, ये तो टोटली डिफरेंट ही है। इसलिए उन्होंने अलग अलग किंगडम ऐड करते गए। और टिल 1866 और 1866 था, उनके बाद टिल 1930 सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज देयर। सो उस सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन होती है, वो ज़्यादा जूमिंग नहीं कर पाता है, जिससे वजह से सेल के जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थे वो हमको दिख नहीं पाते थे। सो क्या हुआ, इन 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। उसके वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन की वजह से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉज ऑब्जर्व। सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको मालूम चलेगा कि उसमें ज़्यादा सेल का ज़्यादा बड़ा होकर ज़्यादा बड़ा दिखने को मिला हमको इन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, मुझे क्या हुआ कि डिफरेंट कैरेक्टर हमको मालूम पड़ने चले। इसलिए क्या हुआ कि 1956 में कोपलैन करके एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, कोपलैन ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्रोटिस्टा के आगे एक मोनेरा करके एक किंगडम डाल दिया। ठीक है, बाकी 3 तो वैसे ही थे, प्रोटिस्टा थे, प्लांटी थे और एनिमिलिया थे। ठीक है, उन्होंने मोनेरा ग्रुप ऐड कर दिया। मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरियास आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया उन्होंने मोनेरा में बना, उसको उनके लिए उन्होंने अलग किंगडम बनाया जिसको उन्होंने मोनेरा नाम दिया। और फंजाई थी, जो फंजाई को उसने अभी तक प्लांटी में ही रखा था। ठीक है, फंजाई को उसने अलग कोई किंगडम नहीं दिया था, वो उन्होंने प्लांटी में ही रखा था। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और सब साइंटिस्ट ने सेल को स्टडी किया और सब किया, तो ये हुआ कि 1969 में आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने डिफरेंट सेल को स्टडी किया और सब हुआ, और उन्हें ये पता चला कि फंजाई को हम प्लांटी में नहीं रख सकते। प्लांटी और फंजाई दोनों डिफरेंट ही है, उनका सेल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने उसको हम प्लांटी में नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने फंजाई को एक अलग ही किंगडम दे दिया और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, वो 4 तो वैसे ही थे, मोनेरा भी थे, प्रोटिस्टा भी थे, फिर उन्होंने एक फंजाई ऐड कर दिया टोटल, और बाकी सब वैसे ही थे, प्लांटी थी और एनिमिलिया थे। ठीक है, ओके, तो उन्होंने फंजाई को ऐड कर दिया इसमें। और ये सब हुआ, तो ये फंजाई को ऐड किया, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन का उनका आर्टिकल था, वो एक साइंटिफिक जर्नल थी साइंस करके, उन्होंने उनमें पब्लिश किया। वो आर्टिकल का नाम ये था, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये नाम का आर्टिकल उन्होंने साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश किया। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि साइंटिफिक जर्नल क्या है। और साइंटिफिक जर्नल एक ऐसी किताब है और एक बोल सकते हैं ऐसी वो आर्टिकल्स की एक बुक आती है जो एवरी मंथ या एवरी 6 मंथ उसको पब्लिश की जाती है बाय वो डिफरेंट पब्लिकेशन उसको प्रिंट करती है। ठीक है, और उनमें क्या होता है, उनमें नए नए जो रिसर्च मेथड्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो उन जर्नल में दिखाए जाते हैं, ताकि जो नए रिसर्चर्स हो, ताकि साइंटिस्ट हो, उनको कुछ स्टडी करके वो आगे का रिसर्च कर सके या उन बेसिस पे उनको नया रिसर्च करने में हेल्प मिल सकते हैं। उसको हम साइंटिफिक जर्नल बोलते हैं। ओके, सो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया, वो किस बेसिस पे दिया, उन्होंने कुछ तो स्टडी किया होगा, कुछ मेथड स्टडी किए होंगे या कुछ कैरेक्टर स्टडी किए होंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो कैरेक्टर क्या थे, वो ये कैरेक्टर थे। उन्होंने
क्या पढ़ा उन्होंने? सेल टाइप पढ़ा, सेल का। फिर उन्होंने सेल वॉल पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पढ़ा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। ठीक है, ये 5 कैरेक्टर थे जो उन्होंने स्टडी किया था। उनके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उनमें क्या कैरेक्टर है, उस किंगडम में क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्यों कौन से एब्सेंट है, क्या उनमें है, वो हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट किंगडम थी। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। उसका सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़े टर्म्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम इस टेबल पे जाएंगे। मैं थोड़ी अपनी जगह पे डालूँ ताकि मैं लिख सकूँ थोड़ा। ठीक है, ये थोड़े टर्म आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आता है एक आता है यूकैरियोटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक इट इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ सेल, वो एक सिंपल सेल है, उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेल और वो कुछ पाए नहीं जाते। और प्रोकैरियोटिक सेल है वो सबसे पहले बना था जब अर्थ में लाइफ एस्टेब्लिश हुई, तो सबसे पहले जो सेल बना था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, और उस प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता हमको, सिर्फ एक सेल वॉल मिलती है जिससे वो आउटर एनवायरनमेंट से वो सेल डिफरेंट रह सके सेल। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल होता है जो उनको जिसमें उनकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, और थोड़े बहुत राइबोसोम वो सब ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उनके सिंथेसिस में, जो उनके डिवीजन में हेल्प कर सके। तो हम क्या लग सकते हैं? इट इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ सेल। फिर आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एक एडवांस सेल है जिसका हम ट्रू सेल भी बोल सकते हैं। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स सेल। इट इज अ ट्रू सेल। ठीक है, उनमें सारे ऑर्गेनेल्स, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब पाए जाते हैं। ठीक है, वो एक ट्रू सेल है और वो प्रोकैरियोटिक सेल के बाद में इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टेबल पे आते हैं। मोनेरा है वो सेल टाइप क्या है उसका? वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, उनकी सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, उनमें सेल्यूलोज पाया नहीं जाता। उनके सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या? पॉलीसेकेराइड इज शुगर मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, हेक्सोज है, उसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन का बेसिक मोनोमर है जिससे प्रोटीन बनती है, उसको अमीनो एसिड हम बोलते हैं। इन सब के बारे में स्टडी में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो उसमें पाई नहीं जाती। ठीक है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सेल्यूलर होता है, वो सिंपल सेल है, उनमें कोई डिफरेंट ज़्यादातर उसमें कुछ पाया नहीं जाता, वो सिंपल सेल है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हीटोट्रॉफिक। आप बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या है, हीटोट्रॉफिक क्या है? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के भी 2 पार्ट है, कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है। मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक इनमें 2 पार्ट है।
ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक को मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। ऑटोट्रॉफिक के दो पार्ट है। एक होता है कीमोसिंथेटिक, एक होता है फोटोसिंथेटिक। अभी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक क्या है? कीमोसिंथेटिक मीन्स जो अर्थ में मिनरल्स होते हैं, जो अर्थ में केमिकल्स होते हैं, उनको डिग्रेड करके उनसे एनर्जी लेके जो सर्वाइव करता है, उनको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को पढ़ा होगा, ये आगे पढ़ेंगे कि अर्थ में है ना, अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया, ये मोनेरा क्या करता है, उन केमिकल्स को डिग्रेड करता है, उससे जो एनर्जी मिलती है उन एनर्जी को यूज़ करके वो सर्वाइव करता है। उसको हम कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक क्या है? फोटोसिंथेटिक मोनेरा में क्या होता है कि वो सन की रेस होती है, उनसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, वो सन की रेस यूज करके वो सर्वाइव करते हैं और उससे अपना फूड खुद बनाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट होती है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेटिक का हम प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा हिटरोट्रॉफिक। हिटरोट्रॉफिक के भी दो पार्ट है। एक होता है सेपेरोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, पैराफाइलेटिक। साइटिक नहीं, पैराफाइलेटिक। सेपेरोफाइटिक और पैराफाइलेटिक क्या है? सेपेरोफाइटिक वो उसे कहते हैं जो डिकिंग मटेरियल होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिके होता है, डिग्रेडेशन होता है, उसमें उससे जो केमिकल्स निकलते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, उनको यूज़ करके जो सर्वाइव करे उसको सेपेरोफाइटिक बोलते हैं। और पैराफाइटिक वो होता है जो किसी और पे ही डिपेंड होता है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं बनाता, वो खाने के लिए, सपोर्ट के लिए किसी और पे ही वो डिपेंड होता है, उसको हम पैराफाइलेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो मोनेरा क्या है? मोनेरा में दोनों तरफ से मिल सकता है, उसको ऑटोट्रॉफिक भी है और वो हिटरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, फिर आता है दूसरा पोटिस्टा। पोटिस्टा का सेल टाइप यूकैरियोटिक है, वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, वो मोनेरा से एडवांस है, इसलिए वो यूकैरियोटिक सेल है। उसमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सेल्यूलर ही है। ठीक है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है, वो फोटोसिंथेटिक है। मैं आपको पहले भी बताया फोटोसिंथेटिक क्या होता है। फिर तीसरा किंगडम में फंजाई का सेल टाइप यूकैरियोटिक है। ठीक है, वो यूकैरियोटिक सेल है। उसका सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है। ये उनके सेल वॉल में सेल्यूलोज पाए नहीं जाते, उनके सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। और काइटिन क्या है, वो सब क्या हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है। फिर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेल्यूलर है। तो ये फंजाई से मल्टी सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। या फंजाई सिंगल सेल नहीं है, वो मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन उसके जो सेल होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, वो इतनी टाइट पैकेज नहीं होते, वो लूजली अटैच होते हैं। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करती है। ठीक है, हिटरोट्रॉफिक में दो है, सेपेरोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। वो दोनों मैंने आपको पहले भी बता दिया दोनों क्या है। फिर आता है प्लांटी इज अ यूकैरियोटिक सेल, वो यूकैरियोटिक सेल है। उसमें सेल वॉल पाई जाती है, उनमें सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन से बना होता है। टिश्यू ऑर्गन क्या है? टिश्यू वो है कि
जो सेल होता है, सेल एक सेल दूसरे सेल से मिलके ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, वो मल्टी सेल्यूलर ही होता है। ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर, उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है। आपको सबको पता ही होगा कि प्लांट ऑटोट्रोफिक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है एनिमिलिया। ये एनिमिलिया इज अ यूकैरियोटिक सेल। उनमें सेल वॉल पाई नहीं जाती, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन उसमें पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है। उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से मिलकर उनका बॉडी बनती है, इसलिए वो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक है। ठीक है, एनिमल किसी का कोई भी एनिमल अपने हिसाब से खाना नहीं बनाती, उनको खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए वो हेटेरोट्रोफिक है। ठीक है, ओके, सो टुडे वी आर एंड विथ हियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी पांचों किंगडम के बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा। उनमें क्या क्या उनमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनका क्या फीचर्स है, वो सब क्या उनके डिटेल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए यहाँ तक रखते हैं भैया। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे ओएसिस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कीजिए सबसे, ताकि हम क्या हो कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी चैनल को और भी देखें, उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे, तो आप उन वीडियो को देखकर भी आप स्टडी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।